नमस्कार साथियों। हम लोगों ने ज्योग्राफी के मैप सीरीज पर यूरोप डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अफ्रीका आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी केवल फिजिकल ज्योग्राफी पर फोकस रखेंगे। रिसोर्स पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वहां पर एक बार फिर से मैप दिख जाएगा। और यहाँ पर जनजातियां बड़ी पाई जाती हैं। कालाहरी जो जनजातियां हैं, साल जनजातियां हैं, इस प्रकार की जो कई जनजातियां हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। तो उन पर भी हम लोग, क्योंकि गिनती के 10 या 12 सवाल रहते हैं, वो आप अगर 7 या 8 जनजाति याद कर लेंगे तो आपको सवाल बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे, उसको एक साथ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अफ्रीका पर जरा सा देख लेते हैं। अफ्रीका जो है, पहले अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं। ये करीब यहाँ 62 से 60 से ऊपर ज्यादा देश हैं यहाँ पर जो विकसित हैं, सॉरी, जो यहाँ पर बने हुए हैं। ज्यादातर जो देश हैं वो अविकसित हैं पूरी तरीके से। वहां पर बहुत गरीबी है। यहाँ नाइजर, माली, चाड, यहाँ पर अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो बहुत गरीब क्षेत्र है यहाँ पर। सहारा मरुस्थल यहाँ पर पड़ता है। आपने सहारा मरुस्थल का नाम सुना होगा। सहारा मरुस्थल यहाँ पर आपके पड़ता है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके चारों तरफ की लोकेशन देख लीजिएगा। ये आपका जो है भूमध्य सागर है, ये आपका लाल सागर है, ये आपकी गल्फ ऑफ अडन है, एडन फार, ये है आपकी। और ये आपका मोजाम्बिक सी है इधर। ये मोजाम्बिक चैनल यहाँ से आती है एक, है ना। ये मोजाम्बिक, देखिए मोजाम्बिक देश है यहाँ पर। ये मेडागास्कर है। और यहाँ पर आपकी कनारी की धारा, ठंडी जल धारा जो है वो है। यहाँ अटलांटिक महासागर पड़ता है, यहाँ हिंद महासागर पड़ता है। और यहाँ पर ऊपर जो है आपकी, ये इधर पे एक जिब्राल्टर की जल संधि पड़ती है जो आपकी मोरक्को और स्पेन के बीच में है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपकी ये आपको मेडिटेरियन सी जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग जरा चीजों को देख लेंगे। ये कनारी आइलैंड है और यहाँ पर बेंगुला की जलधारा है। ठीक है ना? तो शायद मैं गलत बोल गया हूँ, यहाँ कनारी बोल दिया था। कनारी यहाँ पर है, यहाँ बेंगुला की जलधारा है। बेंगुला अभी देखेंगे आगे। तो सबसे पहले लोकेशन हमको जो देखनी है वो देखनी है माउंटेन्स की। एक माउंटेन्स यहाँ पर एटलस माउंटेन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एटलस माउंटेन है। ठीक है, एक ये लोकेशन एटलस माउंटेन की। एक यहाँ पर माउंटेन पड़ता है माउंट केन्या। उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे माउंट किलीमंजारो। आपने सुना होगा, गाना सुना होगा, अगर आपने रोबोट मूवी देखी है तो उस पर गाना आता है किलीमंजारो। तो सबसे ऊंची चोटी भी है ये यहाँ की। ठीक है ना। ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी हुआ करता था। अब ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, शांत हो गया है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती। एक यहाँ पर पर्वत है साउथ में, बिल्कुल, इसको ड्रेकेंसबर्ग कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको एक लोकेशन बताई थी साउथ अमेरिका में, वहां पर मैंने बताया था कि केप हॉर्न पड़ता है और ये यहाँ केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब अंग्रेज आ रहे थे तो यही केप ऑफ गुड होप के पास ही वो व्यापारी मिले थे जो अंग्रेजों को, एक वास्को डिगामा को लेकर, जो हम भारत आए थे। केप ऑफ गुड होप बड़ी अच्छी आशा वाला भी, एक तरीके से इसको इस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके आसपास आप देख सकते हैं किस प्रकार की चीजें हैं। ये देखिए रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये सोमाली बेसिन है। सोमाली बेसिन क्यों? क्योंकि सोमाली, यहाँ सोमालिया पड़ता है, सोमाली बेसिन हो गया। मोजाम्बिक चैनल, क्योंकि मोजाम्बिक देश है। ये मेडागास्कर है। तो यहाँ पर ये चीजें, ये आपको कुछ माउंटेन याद रखने हैं। एक, ये ड्रेकेंसबर्ग 2, किलीमंजारो 3, माउंट केन्या 4, और इसके बाद ये माउंट कैमेरॉन 5। ये आपको ये इतनी लोकेशंस याद रखनी, केवल 5 आपको पर्वत याद रखनी। इसके अतिरिक्त पर्वत, एक तिवस्ती पर्वत भी यहाँ पड़ता है, आप केवल उसको याद रख सकते हैं। हालांकि उस पर सवाल बहुत पूछा नहीं गया है, इसलिए उसको मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं देता उस बात पर। जब हम सवाल हल करेंगे इस पर तो फिर एक बार आपको ये सब चीजें बता देंगे। ठीक है, तो अभी केवल इंपॉर्टेंट चीज केवल डिस्कस कर रहे हैं। एक यहाँ की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये गल्फ ऑफ स्वेज, सॉरी, ये स्वेज नहर है। ये देखिए स्वेज है और ये पोर्ट सईद है। तो पोर्ट सईद से लेकर स्वेज कैनाल ये पूरी बनी है, इसको स्वेज नहर बोलते हैं। ये 1859 में लगभग बनना चालू हुई थी और 1869 में ये बन गई थी, लगभग 10 साल में। और जब ये 1869 में बन गई थी तो आसानी से
लोग जो है यूरोप के, वो आसानी से इसी नहर का प्रयोग करके भारत में आते थे। तो बहुत ज्यादा तेजी से 1859 के बाद भारत का जो शोषण बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, है ना। तो उसी के बाद फिर आप देखेंगे कि जो ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हमारे हैं नौरोजी साहब, तो वो लिखते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा खत्म हो रही है, इसी के बाद लिखते हैं। फिर आप देखेंगे 1885 के आसपास कांग्रेस का गठन होता है, बहुत सारी चीजें फिर यहाँ पर चलती हैं। तो एक बिटर लेक है, इस पर सवाल पूछा था 2018 में ना, 2019 में पूछा था कि इन यहाँ पर 4 लेक्स पड़ती हैं, उनको अरेंज किया जाए। हमको नहीं आता था, छोड़ दिया था इसको। और अगर इस टाइप के सवाल आपको नहीं आते तो छोड़ देना चाहिए। बस एक लेक हम लोग हमेशा देखते थे, बिटर लेक, लेकिन 4 लेक पूछी थी तो हमें क्रम याद नहीं था। तो इसी प्रकार के सवाल कभी कभार पूछ लेता ऊटपटांग, तो आपको उन सबसे बचना है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से सवाल हल करने हैं। इस पूरे, देखिए तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, 1 2 3, ठीक है। तो इसको गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा, है ना। यहाँ पे जॉर्डन पड़ता है, तो जॉर्डन इससे मिलता है केवल एक तरफ से, ठीक है ना, एक ही तरफ उसका, यहाँ पर ये समुद्र से उसका टच है, यहाँ पर उसका कोई टच नहीं है जॉर्डन का। तो ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला, तो इसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला। ये मिस्र का भाग है, ठीक है ना। इसमें बहुत युद्ध वगैरह होते रहते हैं, कभी इजराइल इसको कब्जा कर लेता है, कभी कुछ, लेकिन अब वर्तमान में इजिप्ट के पास है, ठीक है। और ये नील नदी है, नील नदी के पर ही एक, जो इजिप्ट है ये पूरा रेगिस्तान टाइप का है, तो इजिप्ट की जो राजधानी कायरो है वो इसी नील नदी पर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए वही माउंटेन्स की बात है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक चीज मैं बताऊं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, ये इक्वेटर है, और ये कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा। एक महाद्वीप मात्र, ये सिंगल महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और जो ये इक्वेटर है, मतलब भूमध्य रेखा, ये लगभग अफ्रीका को बीच से बांटती है, ये याद रखिए। ये देखिए एक विक्टोरिया है, इसके ऊपर से भी ये गुजरती है। इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा नोट करके रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, रिवर्स पर बड़ा सवाल पूछा जाता है। नील रिवर, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये ब्लू नील है और ये व्हाइट नील है। व्हाइट नील यहाँ से आपके लेक विक्टोरिया के आसपास से आती है, और यहाँ पर जाकर ये मिल जाते हैं, दोनों मिलकर एक नील नदी बनाते हैं ये पूरी। नील नदी को इजिप्ट का हम लोग डायमंड बोलते हैं। कारण क्या है उसका, अ, क्योंकि इजिप्ट पूरा मरुस्थल है, अगर यहाँ पर नील नदी ना होती तो यहाँ पर कभी खेती नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पे कॉटन बहुत उगता है, कॉटन बहुत उगता है। वो उसका केवल एक कारण ये है क्योंकि यहाँ नील नदी यहाँ पर है। इसके बाद एक रिवर कॉन्गो है या जायरे है, तो आपको देखिए ये कॉन्गो रिवर है, ठीक है ना। ये देखिए कॉन्गो, ये कॉन्गो रिवर जो है, यहाँ से आपको एक विषुवत रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है ये, ठीक है ना, 0 डिग्री को ये 2 बार काटती है, ये 2 बार काटती है। इसी प्रकार से एक यहाँ पर लिम्पोपो रिवर है, ठीक है, लिम्पोपो, ठीक है। लिम्पोपो जो रिवर है आपकी, ये भी यहाँ से कैप्रिकॉर्न गुजरती है ना, मकर रेखा। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये सवाल पूछा जाता है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी आपके भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक रिवर नाइजर है, ये देखिए नाइजर रिवर इधर से आ रही है, और यहाँ पे अटलांटिक सी में ये गिरती है, ठीक है। और रिवर ऑरेंज है, ये देखिए ड्रेकन्सबर्ग है यहाँ पर, अभी मैंने बताया, तो ये यहाँ से गुजरती है और ये अटलांटिक सी में जाकर गिरती है। आपको नदियों के नाम पता होना चाहिए कहाँ पर गिरती है। नील नदी देखिए भूमध्य सागर में गिर रही है इधर। इसके बाद एक नदी ये है जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी रिवर ये कॉन्गो रिपब्लिक से आती है, और ये आपके हिंद महासागर में गिरती है। लिम्पोपो रिवर भी हिंद महासागर में गिरती है, ऑरेंज अटलांटिक में गिरती है, और आपकी नाइजर जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये कुछ आपको नाम पता होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदियों के नाम पूछे जाते हैं। तो यही चीज है यहाँ पर। कुछ लेक्स देख लेते हैं। एक लेक विक्टोरिया है, इसके ऊपर से लगभग लगभग ये भूमध्य रेखा जाती है। लेक अल्बर्ट है, लेक तंगाइका है, लेक न्यासा है, लेक मालावी है इधर पे। यहाँ पर आप जानते होंगे ग्रेट रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली का मतलब क्या हुआ कि जब ये आपका अफ्रीका बन रहा था, तो अफ्रीका में एक प्रकार से दरार पड़ गई, तो 2 तरीके से वो भूमि पूरी तरीके से बट नहीं पाई। तो एक, जैसे मान लीजिए ये भूमि है और ये टूट जाती है, तो लगभग लगभग इसका ऐसे ऐसे हिस्सा 2 अलग अलग हो जाएगा। पूरी तरीके से ये अलग नहीं हो पाए, केवल एक वैली का निर्माण हो गया। इसी वैली पे ये
लेक न्यासा है, लेक तंगाइका है और लेक आपकी मलावी है। ये जो आपकी पूरी लेक है इसी पर ये पूरी आपकी स्थापित है। ये कॉन्गो रिवर है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसको मैंने अभी आपको बताया 2 बार देखिए काट रही है। इसी प्रकार से लिम्पोपो यहाँ पर आपको 2 बार कैप्रिकॉन को काटती है। कुछ डैम है, आसवान डैम नील नदी पर है, इजिप्ट में स्थापित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डैम है। एक कारीबा डैम है, जाम्बेजी रिवर पे है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है। विद्युत की सप्लाई करते हैं, साथ में नहर व्यवस्था का भी बहुत बड़ा काम करते हैं। एक बहुत बड़ा फॉल है विक्टोरिया फॉल्स, जाम्बेजी रिवर पर है, जाम्बिया जिम्बाब्वे के आसपास। तो ये आपको 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक आसवान डैम कहाँ है, कारीबा डैम कहाँ है, विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर स्थित है। ये लेक्स का अलग से मैंने बना दिया, तो एक लेक चार्ट है, ये चार्ट पर ही पड़ता है, यहाँ चार्ट देश पड़ता है। लेक टाना, लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है रिफ्ट वैली पर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ये रिफ्ट वैली पर नहीं पड़ता है। बकाया लेक अल्बर्ट, लेक तंगाइका, लेक न्यासा और यहाँ पर आपकी लेक मालावी, ये सब आपकी रिफ्ट वैली पर पड़ती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक रीजन बड़ा फेमस है, साहेल रीजन पूछा जाता है। साहेल रीजन कहाँ पर है, तो आपको बताना है, ये अफ्रीका पर है। लेकिन इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, हालांकि ये बहुत टफ सवाल हो जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप एक नजर दौड़ा लीजिए कि सेनेगल से चालू होता है ये, और ये यहाँ पर आपके इरिट्रिया पे जाकर खत्म होता है। तो सेनेगल, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान और इरिट्रिया, ये पूरे क्षेत्र को ये साहेल रीजन बोला जाता है। ये बहुत गरीब क्षेत्र है। और क्यों है ये गरीब, क्योंकि यहाँ सहारा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल की जो हवाएं हैं वो इस पूरे क्षेत्र को काफी मरुस्थलीय क्षेत्र में बदल देती हैं। आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी सहारा मरुस्थल है। तो ये क्षेत्र बहुत गरीब है, साहेल रीजन। तो यहाँ पर आपको ये आपको नाम याद रखने हैं। ये कुछ डिजर्ट हैं, कालाहारी डिजर्ट, ग्रेट क्राको डिजर्ट, ये आप नाम याद रखिएगा। कालाहारी डिजर्ट, ग्रेट क्राको, और एक डिजर्ट आपके ये नूबियन डिजर्ट है। और यहाँ पर एक डिजर्ट है, इसको भी याद रखिएगा, ओडागेन डिजर्ट, ये भी पूछा गया। तो केवल 3-4 डिजर्ट हैं यहाँ पर, ये बड़े फेमस हैं। तो ये आपको नाम याद रखने, इससे ज्यादा अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाता है। आप बहुत एक एक डिजर्ट याद रखेंगे, इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। भारत के संदर्भ में ये होता ना, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। भारत का सवाल है, भारत के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो भारत के बारे में ज्यादा पूछेंगे। अफ्रीका का पेपर होता तो अफ्रीका के बारे में पूछते ज्यादा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो मेन मेन चीजें हैं इन्हीं सब पर ज्यादा सवाल बनते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कुछ धाराओं को भी देख लेंगे। तो देखिए अफ्रीका इधर से लगभग लगभग ये 0 डिग्री जा रही है इधर से आपकी, तो इसके ऊपर से कनारी धारा आती है ठंडी, यहाँ नीचे पेंगुला की जलधारा आती है। ये देखिए दोनों तरफ पश्चिमी जो क्षेत्र है अफ्रीका का, यहाँ पर ठंडी जलधारा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी इधर की सोमालियन धारा, ये गर्म धारा है, और यही आगे चल के इसका नाम मोजाम्बिक धारा भी पड़ जाता है। तो मोजाम्बिक भी यहाँ पर एक ठंडी जल सॉरी गर्म जलधारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको आप ध्यान में रखकर मैप जरा देख सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक हवा, लोकल लोकल हवा जो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए सिरोको है, ये आगे चल के फुहान बन जाती है ना। मैंने आपको बताया था कि इटली में रक्त की बारिश करती है, यही सिरोको है। ये मरुस्थल से ठंडी जो लाल कलर की रेत है उसको ले जाती है अपने साथ, और भूमध्य सागर से ये जल एकत्र करती है और भारी बारिश करती है। तो लाल कलर की जो बारिश होती है वो रक्त वर्षा कहलाती है इटली के आसपास। खमसिन है, ठीक है, हरमट्टन है, ये भी सब गर्म धाराएं हैं। और ये हबूब है, ये सब भी आपकी जो हवाएं हैं ये गर्म हवाएं हैं। और बरगा, आपको साउथ अफ्रीका में बरगा मिलेगी, तो ये आपको याद रखनी है। और यहाँ पर एक घास पाई जाती है सवाना, ठीक है ना, ये आपकी गर्म क्षेत्र की सवाना घास है। और ये आपको नाम याद रखने हैं। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग लगभग ये डिस्कस कर लिया है। एक यहाँ पर वेल्ड करके घास पाई जाती है ठंडी, ठीक है ना, टेम्परेट घास बोलते हैं इसको, वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो ये आपको नाम याद रखने। अफ्रीका में फिजिकल मैप में इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त रिसोर्स पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र पड़ जाता है, कहाँ पर तांबा निकलता है, कहाँ हीरा निकलता है, इन सब चीजों पर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो मैप पर इतना ही था, फिर आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले मैप